चलिए लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी में हम आगे बढ़ते हैं। हमने जो पीछे कवर कर लिया है, आज हम शुरू कर रहे हैं उसी के आगे। ठीक है, इसमें क्या है, हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं। अगर आपको न ध्यान हो तो आपको बता दूं कि इस श्रृंखला में हम पढ़ाने का जो पैटर्न रखेंगे वो ये रखेंगे, जो आप पेपर सॉल्व करते हैं, जो प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व करते हैं, मेंस का पेपर सॉल्व करते हैं, तो उन सब पेपर को हम किस तरह से बुक से निकालते रहेंगे, पढ़ते समय कैसे ध्यान रखेंगे कि प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ याद रखनी चाहिए, क्या कोई क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है किस पैराग्राफ से। तो इन सब चीज़ों को हम एनालिसिस करते चलेंगे। ठीक है, हमारा उद्देश्य केवल ये नहीं है केवल किताब पढ़ाना है। ठीक है, हम इन्हीं चीज़ को जो है एक यूटिलाइजेशन के रूप में कि हाँ PYQ को भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कठोर एवं स्थिर प्रायद्वीपीय खंड के विपरीत लाइन इंपॉर्टेंट, कठोर एवं स्थिर प्रायद्वीपीय, यहाँ से आपको ये बात पता चल रही है कि जो प्रायद्वीपीय खंड है वो कैसा है, कठोर एवं स्थिर। मतलब हालांकि मैंने ये चीज़ आपको पहले बता दी, पिछले वाले लेक्चर में ये चर्चा हो गई थी, लेकिन फिर देखिए, कठोर एवं स्थिर प्रायद्वीपीय खंड के विपरीत हिमालय और अतिरिक्त प्रायद्वीप, मतलब प्रायद्वीप के अतिरिक्त प्रायद्वीप मतलब कि जो प्रायद्वीप के अलावा है, हिमालय और अतिरिक्त प्रायद्वीप पर्वतमालाओं की भूवैज्ञानिक संरचना। अब उनकी भूवैज्ञानिक संरचना कैसी है, तरुण, दुर्बल और लचीली है। मतलब क्या, प्रायद्वीप की बात होगी कठोर है, स्थिर है। ठीक है, लेकिन जो हिमालय है या अतिरिक्त मतलब पर्वत, उसको जो प्रायद्वीप के अलावा जो है वो कैसी है, उसकी भूवैज्ञानिक संरचना कैसी है, तरुण भी है, दुर्बल भी है और लचीली भी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये पर्वत वर्तमान समय में भी बहिर्जनिक, कौन से पर्वत, जो हिमालय या उस प्रायद्वीप के अलावा है, ये उन सब का क्या है कि वो भी जो है बहिर्जनिक और अंतर्जनिक, मतलब बाहर से भी और अंदर से भी। आंतरिक बल मतलब बाहर पे लगने वाले बल बाहर से लगने वाले बल और अंदर से लगने वाले बल, दोनों में क्या है कि इनकी अंतर क्रियाओं के प्रभावित है उससे। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप इनमें वलन, भ्रंश और छेप मतलब थ्रस्ट, वलन, भ्रंश और थ्रस्ट बनते हैं। इन पर्वतों की उत्पत्ति विवर्तनिक हलचलों से जुड़ी है। किससे जुड़ी है, विवर्तनिक हलचलों से जुड़ी है। देखिए, तेज बहाव वाली नदियों से अपरदित ये पर्वत, कौन, हिमालयी, तेज बहाव वाली नदियों से ये अपरदित पर्वत अभी भी युवा अवस्था में है। ध्यान रखिएगा, ये अभी भी युवा अवस्था में है। गार्ज, वी आकार की घाटियाँ, क्षिप्रिकाएँ, जलप्रपात इत्यादि इसका प्रमाण है। मतलब कि ये इस वजह से ये बताया जा रहा है कि अभी भी ये क्या है, युवा अवस्था में। तो युवा अवस्था में अगर आपको बात ये स्टेटमेंट आ जाए कि हिमालयी पर्वत अभी भी युवा अवस्था में है, तो बात सही है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये कोई फिगर है, देख लीजिए किसका, गार्ज का। ये गार्ज का फिगर है, आप ये देख लीजिए कि मतलब कि ऊपर इसके साइड में जो ये सब उभरे हुए भाग हैं, ये देखिए उभरे हुए भाग हैं, है ना, ये सब ऐसे रास्ता बनते हुए जा रहा है। ठीक है ना, ये ऐसे रास्ता बनता जा रहा है। तो ये ध्यान रखिए, ये जो गार्ज बन रहा है बीच जो दो पहाड़ों के बीच की जगह है ये। ठीक है, तो इसको बस थोड़ा सा वैसे दिमाग में रखिएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान भारत का तृतीय भूवैज्ञानिक खंड है ना। भारत का तृतीय, दो हमने चर्चा कर लिया है, तृतीय भूवैज्ञानिक खंड सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि मूलतः यह एक भू अभिनति गर्त है। भू अभिनति गर्त मतलब कि जो ये मैदान की बात चर्चा हो रही है, ये एक गर्त है, पर ये ध्यान रखिए, गर्त मतलब गड्ढा टाइप का। ठीक है ना, गर्त है जिसका निर्माण मुख्य रूप से कैसे हुआ है, मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। मतलब काफ़ी टाइम पहले हो गया था। ठीक है, उसके बाद का, तब से इसे हिमालय और प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियाँ अपने साथ लाए हुए अवसादों से पाट रही हैं।
मतलब कि जो गर्त एक बार बन गया, अब उस समय से क्या हुआ कि हिमालय और प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियाँ अपने साथ लाए हुए अवसादों से, मतलब जो उनके साथ अवसाद आता है उसी से उस गर्त को जो है पाट रही है। ठीक है। इन मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई 1000 से 2000 मीटर है। किसकी? जलोढ़ की मिट्टी है ना, जलोढ़ मिट्टी, उसी बात हो रही है। उसके बाद क्या है, अब ये पैराग्राफ देखिए, मैं पैराग्राफ ही आपको ट्राई करूंगा, उसमें से कुछ निकालिए आप अपने हिसाब से, है ना। और पता ही है कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है ना, पढ़ना पड़ेगा तो एनसीईआरटी तभी मजा आएगा। ऊपर लिखित वृत्तांत से पता चलता है कि क्या पता चलता है, ध्यान रखिएगा, भारत के विभिन्न क्षेत्रों की भूवैज्ञानिक संरचना में महत्वपूर्ण अंतर है। ठीक है। इसके कारण दूसरे पक्षों जैसे धरातल और भू आकृति पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। कुछ फैक्ट नहीं मिला है, बस जो है समझाने का प्रयास किया जा रहा है इस लाइन में। ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में भूवैज्ञानिक और भू आकृतिक प्रक्रियाओं का यहाँ की भू आकृति एवं उच्चावच पर महत्वपूर्ण प्रभाव पाया जाता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर भी जो है बस इतना ही है कि भू आकृति एवं उच्चावच एवं महत्वपूर्ण प्रभाव पाया जाता है, इसलिए जो है कुछ खास नहीं है। चलिए इसमें देखते हैं इसमें क्या है, भू आकृतिक बारे में, है ना। भू आकृतिक बारे में, किसी स्थान की भू आकृति उसकी संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम है। पॉइंट, किसी स्थान की भू आकृति उसकी संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम है। ठीक है। भारत में धरातलीय विभिन्नताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। भारत में धरातलीय विभिन्नताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ध्यान रखिए क्या कि इसके उत्तर में एक बड़े क्षेत्र में ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति है। इसमें हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिसमें अनेकों चोटियाँ, सुंदर घाटियाँ व महाखड्ड हैं। क्या क्या? अनेकों चोटियाँ, सुंदर घाटियाँ व महाखड्ड हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत एक स्थिर परंतु कटा फटा पठार है। दक्षिण भारत की बात करें, कौन सा दक्षिण भारत? प्रायद्वीप वाला दक्षिण भारत एक अस्थिर परंतु कटा फटा पठार है। ये मैंने आपको बताया जब प्रायद्वीप पढ़ा था तो उसमें बताया था, जहाँ अपरदित चट्टान, खंड और कगारों की भरमार है। अपरदित चट्टान और खंड की जो है, जो कगार है उनका बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे है। इन दोनों के बीच उत्तर भारत का विशाल मैदान है। इन दोनों के बीच में अगर बात करें तो उत्तर भारत का विशाल मैदान है। ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, मोटे तौर पर भारत को निम्नलिखित भू आकृतियों के आकृतिक खंडों में बांटा जा सकता है। स्पीड बढ़ा लीजिएगा बार बार बता पड़ेगा। अब ये कौन कौन से जो है खंड है, इसको ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये देखिए कितने हैं, 6 है ना, 6 ध्यान रखिएगा। कौन कौन सा? उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। उत्तर की बात हो रही है। मैप मैं पढ़ा देता हूँ लास्ट में ना, मैं बार बार बताता हूँ आपको, बिना मैप का मज़ा नहीं आता। अब बार बार मैप आपको दिखाते रहती भी नहीं सही ना, तो फिर पता चला मैप ही दिखाते रह जाएगा आपको। बेसिकली होता क्या ना, पढ़ने पढ़ाने का एक फ्लो होता है। अब फ्लो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, फ्लो डिस्टर्ब होता फिर सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, तो ये ध्यान रखना पड़ता है। तो पहला क्या है, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। दूसरा कौन सा? उत्तरी भारत का मैदान। तीसरा कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। चौथा कौन सा है? भारतीय मरुस्थल। पांचवा कौन सा? तटीय मैदान। छठा कौन सा? द्वीप समूह। याद रखिएगा कौन कौन सा? उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, उत्तरी भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। ठीक है। उसके बाद इधर आ जाइए। अब देखिए ये मैप मैंने आपको जो है डिस्कस किया हुआ था पिछले वाले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो मन करे तो देख लीजिएगा, अंदर कोई ज़रूरी थोड़े है ना। उसके बाद आ जाइए इधर, ये वाला लाइन कुछ छूटा तो नहीं ना, लाइन बाय लाइन में कुछ नहीं छूटना चाहिए। अच्छा, ये एक लाइन शुरुआत हुई थी कहाँ से, थोड़ा सा रुक जाइए।
ये शुरुआत कहाँ से, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। अब जो चर्चा हो रही, मतलब जो अभी लिस्ट दिखाई गई, अब उसका एक एक करके चर्चा होगी। तो उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला में हिमालय पर्वत और कौन सा, हिमालय पर्वत और क्या, उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ शामिल हैं। उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ शामिल हैं। हिमालय में कई समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ध्यान रखिएगा। हिमालय में कई समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इसमें कौन कौन सा, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, फैक्चुअल आ रहा है। इसमें क्या क्या, इसमें बृहद हिमालय, पार हिमालय श्रृंखलाएं, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। कौन कौन सा, ध्यान रखिएगा, नाम भूलिएगा मत, यही से इंपॉर्टेंट होता है। बृहद हिमालय, पार हिमालय श्रृंखलाएं, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ये मैप में आप जगह देखिए, मैप में आपको दिखेगा चीज़, ठीक है, एक सीरीज टाइप का। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में हिमालय की ये श्रेणियां उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर फैली हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, उत्तर पश्चिम दिशा से, उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा, ये डायरेक्शन याद रखिएगा, दक्षिण पूर्व दिशा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि दार्जिलिंग और सिक्किम में ये श्रेणियां पूर्व पश्चिम दिशा में फैली हैं, पॉइंट। जबकि अरुणाचल प्रदेश में ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर घूम जाती हैं। दक्षिण पश्चिम, डायरेक्शन डायरेक्शन डायरेक्शन, ध्यान रखिएगा, है ना। अब पता लगा किसमें कुछ लोग ये भी निकले कि डायरेक्शन ये क्या, उत्तर पश्चिम दक्षिण ये क्या हो रहा है ना। तो आपको नहीं पता, थोड़ा सा उस पर ध्यान रखिएगा। अब हर एक शब्द, अब हर एक छोटी छोटी चीज़ों को मतलब बताएंगे, फिर तो बड़ा समस्या हो जाएगी एनसीईआरटी पढ़ाने में हमको, है ना। उसके बाद क्या है कि मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में ये पहाड़ियाँ उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हैं। सीधे सीधे लिख रहा है, इससे बताने वाली बात नहीं है कुछ। किसमें, उत्तर दक्षिण। तो अगर आपको ये क्वेश्चन बने कि उत्तर दक्षिण दिशा में कहाँ पर फैलती हैं, तो कौन कौन सा है, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर। मैप में आपको दिखेगा, इनका स्थिति ही ऐसी है कि वहाँ पर जो उत्तर दक्षिण ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है ना। बृहद हिमालय जिसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहा जाता है, बृहद हिमालय को केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहा, ये पता होना चाहिए आपको। केंद्रीय अक्षीय श्रेणी पता चला, उसी नाम से आ गया तो आपको कन्फ्यूज हो गए, है ना, कि केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहा जाता है कि पूर्व पश्चिम लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण इसकी चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद क्या, जैसा कि मानचित्र से स्पष्ट है, क्या हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप तथा मध्य एवं पूर्वी एशिया के देशों के बीच एक मजबूत लंबी दीवार के रूप में खड़ा है। किसके बीच, हिमालय जो भारतीय उपमहाद्वीप तथा मध्य एवं पूर्वी एशिया के देशों के बीच एक मजबूत लंबी दीवार के रूप में खड़ा है। क्या आप भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के नाम बता सकते हैं? अब ये आपके ऊपर बता सकते नहीं बता सकते हैं, पढ़ेंगे बताएंगे, ये नहीं बताएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है हिमालय एक प्राकृतिक रोधक ही नहीं अपितु जलवायु अपवाह और सांस्कृतिक विभाजक भी है। ठीक है, क्या आप दक्षिणी एशिया के देशों के भू पर्यावरण पर हिमालय के प्रभाव बता सकते हैं? क्या आप दुनिया में हिमालय जैसा भू पर्यावरण विभाजक ढूंढ सकते हैं? अब ये कक्षा 11 के लिए बनाया है तो 11 के लिए बताया, आप आंसर देखिए। उसके बाद आज के लिए इतना रखते हैं, उत्तरी भारत का मैदान जो है नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना रखें, बहुत ज़्यादा हो जाए तो।